नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पढ़ाई क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9th की आरबीएससी बोर्ड की जो जीके की बुक्स है हमारे, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो जनजातियों से संबंधित उन्होंने कौन कौन सी जनजातियाँ जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया और उसकी क्या प्रमुख बातें रही, तो वहाँ से भी हमारे अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी रीट में वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो वो जो क्वेश्चंस अब तक हमको देखने को मिले, तो उन सबकी चर्चा भी हम इस वीडियो में साथ ही साथ करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवादी के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध, यानी जो यहाँ सामंतवाद था राजस्थान में और जो यहाँ ब्रिटिश जब आए, वो जब यहाँ पे संधिया कर ली गई, सहायक संधिया, तो उसके परिणाम स्वरूप ये जो एक गठबंधन बन गया था सामंतों का, राजाओं का और मतलब अंग्रेजों का, तो इनके खिलाफ जो विरोध हुआ तो सर्वप्रथम किसने किया, तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले इसका विरोध किया था मेरों ने, फिर मीणाओं ने। तो मेर, मीणा और भील जनजातियों ने। तो आपको ये ध्यान रखना है, तीनों जनजातियों ने इनका विरोध किया। मेर विद्रोह 1828 से लेकर के 1824 तक काफ़ी उग्र रहे, तो ये टाइम पीरियड आप ध्यान रखना। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन के पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं थे, यानी जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक इनके ऊपर ऐसा कोई नियंत्रण था नहीं। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़, अजमेर के अंतर्गत थे। तो मेरों का जो क्षेत्र था वो कहाँ पे था, तो आप ध्यान रखना, मेवाड़ में, मारवाड़ में और अजमेर के अंतर्गत आते थे। किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। तो एक पर्सन तो आपके यही बन सकता है कि मेरों पे सबसे पहले पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किन्होंने किया, तो अंग्रेजों ने, और यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण भी रहा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एफ विल्डर ने, तो एफ विल्डर ने झांक एवं अन्य गांव जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान कर दी। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। तो मेरवाड़ा, ठीक है, मेरों का जो स्थान था मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान प्रारंभ किए। मेरों को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ क्षेत्र में पुलिस चौकियां भी स्थापित की गई। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रतिकार स्वरूप मेरों ने 1820 के आसपास आरंभ से ही जगह जगह पर विद्रोह कर दिया तथा अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियां व थानों को हटाने का प्रयास किया, क्योंकि इन थानों के माध्यम से इन पर निगरानी रखी जा रही थी, तो उनको हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक और भयानक था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 1820 में कहाँ पे विद्रोह भयानक हो गया था, तो झांक प्रदेश में। ठीक है, मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया तथा सिपाहियों को मार दिया था। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। 1822 में 22 ईस्वी में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। तो एक क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट है कि मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन कहाँ पे, तो ब्यावर में। ठीक है, और 1822 में इसका गठन किया गया था। तो ऐसा अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहा है कि मेर बटालियन का गठन कब किया गया, तो आप ध्यान रखना 1822 में, 1822 ईस्वी में इसका गठन किया गया। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों में समाज सुधार गतिविधियों को प्रारंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे। तो मेरों से संबंधित ये घटना है जिसमें हमने देखा सबसे पहले झांक वाला प्रदेश, वहाँ के मेरों से नियंत्रण करने का प्रयास किया एफ बिल्डर ने और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे आपके रीट में यहाँ से इस तरह का प्रश्न कोई बनने के बहुत ही कम चांस है, नहीं बनेगा। आपके जो आप अगर कोई आरएस वगैरह का कोई अन्य कोई ऐसा बड़ा एग्जाम देते हो, वहाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भील विद्रोह, भील मुख्यतः एक शांतिप्रिय जाति रही है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य कर दिया। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। एक तो उनके ऊपर टैक्स लादा जा रहा था, जब तक अब तक उनके ऊपर ऐसा कोई था नहीं। दूसरा, अंग्रेजों के भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। मनोवैज्ञानिक संदेह का मतलब एक तरह से शक उत्पन्न कर दिया। तीसरा कारण क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया। उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चौथा कारण हो जाएगा 1818 ईस्वी की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेना में नियमित अथवा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे।
तथा इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें संतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। पांचवा कारण है भील अपनी पाल के समीप ही गाँव की रखवाली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सा कर वसूल करते थे। तो रखवाली, रखवाली का मतलब है रखवाली क्या करते थे वो, तो उस कर को कहा जाता था चौकीदारी। चौकीदारी नामक कर और अपने क्षेत्रों से गुजरने वाली मालवीय यात्राओं से बोलाई नामक कर वसूलते थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखना है। ये आपसे पूछ लेंगे कि बोलाई क्या है, तो आपको याद रखना है भील जो सुरक्षा के बदले में, ठीक है, यात्रियों को, व्यापारियों को जो सुरक्षा प्रदान करते थे, उस कर का नाम था बोलाई। जेम्स टोड ने राज्य की आय और राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए। ये भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ लेंगे कि भील विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। और कारण ये सारे आपको 4-5 कारण आपने पढ़े, लेकिन इसमें जो सबसे तात्कालिक कारण था वो था ये जो भोलाई और ये जो रखवाली करे ये अपने अधीन करना, ठीक है। तो भीलों को ये लगा कि जो हमारी परंपरा इतने सालों से चली आ रही है उसको ये नष्ट करना चाहते, हमको अपने अधिकार में लेना चाहते, ठीक है, हमको बेरोजगार कर देना चाहते। तो ये ऐसा टैक्स था, यानी एक तरह से इनको, तो इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये इसका तात्कालिक कारण भी बना। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेज और उदयपुर राज्य के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकाबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकार भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। तो जो राज्य के जो अधिकारी थे वो भील क्षेत्रों में नहीं जा सके। और वैसे आप जानते हो कि जो भील लोगों ने महाराणा प्रताप की भी बहुत ज़्यादा सहायता की थी, ठीक है। तो भीलों को कई अधिकार भी दिए गए थे, लेकिन जब अंग्रेजों से संधि होगी तो अंग्रेज वो सारे अधिकार हटा देना चाहते थे, वो सारी सुविधाएं बंद कर देना चाहते थे। 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया, किंतु इसे सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया, ठीक है, कि भाई अंग्रेज लोग फेल हो रहे तो उनमें और जोश आ गया। आगे चलकर जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य के भीलों ने भी क्या किया, तो इन्होंने भी आंदोलन कर दिया। तो एक आपके यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि उदयपुर राज्य के भीलों से प्रेरणा लेकर के किस राज्य के भीलों ने आंदोलन कर दिया, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों ने। अशांति उत्पन्न की तथा 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य की स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने के पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य के सिमूर, वारू, देवल, इनंदू पालों के भीलों ने भी किया। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु इनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में क्या रहे, सफल रहे। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की। तो यहाँ भी आप एक क्वेश्चन ध्यान रख लेना, ठीक है, किसी बड़े एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य के भीलों ने कोई शर्तें स्वीकार नहीं की, तो ये थे आपके उदयपुर वाले। तथा अंग्रेजों वे उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1826 ईस्वी में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह, ये कुछ नाम आप ध्यान रखना, जैसे एक ही नाम है कि 1826 में गिरासिया भील थे, इनके मुखिया कौन थे, दौलत सिंह, और गोविंद राम ने अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1826 में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण के पश्चात ही ये विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। यूँ छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, ठीक है, जिसे अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया। फिर आगे हम देखते हैं, इसमें अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना का गठन का निर्णय किया गया कि भाई भीलों की सेना गठित क्यों नहीं कर दी जाए, ठीक है। अंग्रेज इस चीज़ में बड़े माहिर थे, उन्होंने भारत में आके भारतीय सैनिकों को गठन किया, तो वो जानते थे कि जो जाति है उस जाति की विशेषता है, मतलब उस जाति के लोग ही बता सकते हैं कि उस जाति की क्या विशेषता है और उस जाति की क्या कमियाँ हैं। तो इस कारण से जब मेरों पे नियंत्रण की बात आई तो उन्होंने मेर बटालियन बना दी। जब भीलों के नियंत्रण की बात आई तो उन्होंने भीलों के लिए भील बटालियन बनाने का फैसला किया। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकारी परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर का गठन स्वीकृति प्रदान कर दी। तो यही भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया, तो आप ध्यान रखना 1841 के वर्ष में इसको स्वीकृति मिल गई। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया, ठीक है। और आप जानते हो खेरवाड़ा में छावनी भी थी। जब 1857 की क्रांति हुई तो खेरवाड़ा और ब्यावर
ठीक है, ये 2 ऐसी छावनियाँ थी जहाँ पे विद्रोह नहीं भड़का। तो क्यों नहीं भड़का? क्योंकि आपको पता है कि ब्यावर में कौन से लोग रहते थे, तो ब्यावर में आपको पता होना चाहिए मेर बटालियन थी। और जो खेरवाड़ा है यहाँ आपको पता ही है, यहाँ पे भील रेजिमेंट थी। तो ये दोनों ही जातियाँ ऐसी थी जो मांसाहारी थी। तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जो चर्बी वाले कारतूस आ रहे उनका विरोध चल रहा है, तो इनको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, इनका ऐसा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था जिसको लेकर के आंदोलन करे। और ये पहले आंदोलन ये इतना कर चुके थे, तो ये अंग्रेज़ों की शक्ति को पहचानने लग गए थे। तो इसलिए इनको ये लगा कि भाई हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये दो थी खेरवाड़ा और ब्यावर वाली छावनियाँ जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे हम बात करते हैं इसमें मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्र में खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में 2 छावनियाँ भी स्थापित की गई। तो खेरवाड़ा और कोटड़ा में 2 छावनियाँ बनाई गई। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह हुए। इसी समय माई काठा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना गुजरात एवं सिरोही राज्य के भील व गिरासिया विद्रोह हो गए। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुंवर जीव वसावों के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा तथा अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया। 1850 से लेकर 55 तक मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में साल भर निकलने आ गया। उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे। महाराणा मेहता स्वाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांव में आग लगा दी तथा भारी संख्या में भीलों को मौत की घाट भी उतार दिया। 1860 ईस्वी तक निरंतर छिटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे तथा राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया। तो देखिए, अंग्रेज लोगों के प्रति वो स्वामी भक्त बने रहे, उन्होंने इस चीज़ से अनभिज्ञ थे। ठीक है, उनमें जन जागृति नहीं थी, वो समझ नहीं पाए थे। अगर वो लोग भी अगर हमारा साथ देते तो हो सकता है कि जो नक्शा है वो कुछ और ही होता। ठीक है, हो सकता है कि हम मतलब अंग्रेजों को हराने में कामयाब रहते। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटनाएं सामने आई। 1863 ईस्वी में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी। क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे, इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया और सैनिक कार्रवाई व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पाद को शांत कर दिया गया था। तत्पश्चात 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पाद आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया था। 1872 से 75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी वे शेरगढ़ गांवों के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। 1873 से 74 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया और इनकी गतिविधियां मध्य भारत की क्या रही, सीमित रही। मध्य भारत के सेलाना व झाबुआ राज्यों तक फैल गई। ठीक है, इन राज्यों तक भी ये फैल गई। 1881 और 82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्यों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। ये 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में ये लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह, राज्य का जो प्रतिनिधि था, एवं लो नारगन, अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरा दिन सैनिक अभियान जारी रहा। बारापाल के आसपास भीलों के झोपड़ों को जलाया जाता था। फौज की इन कार्रवाई से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित अपने घरों को उजाड़कर सघन वनों यानी जंगलों या पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना और सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर रिखव देव में डेरे डाल लिए। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने उन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलकपाल का गामेती नीमा, पीपली का खेमा और सगा तरीका जोता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने रिखव देव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की। अब ये नाम याद रखना आप, खेमराज भंडारी। ठीक है, अगर कठिन प्रश्न देगा या जैसे आप कहीं एग्जाम से RS वगैरह ऐसे कुछ भी एग्जाम देते तो वहाँ इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते। ठीक है, कि इनके बीच ये जो था समझौता किसने करवाया, किसकी पुजारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो याद रखना खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया। तो देखो ये भी एक डेट आ गई, 25 अप्रैल 1881। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 25 अप्रैल को ही हमारे रीट का पेपर था पहले, जो पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है,
तो 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता किया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणनाकारियों से कष्ट न पहुंचाने और विद्रोही भीलों को माफ़ी देने पर सहमत हो गए। भीलों ने राज्य के नियमों का पालन करने का वचन दे दिया कि हम भी आपके नियमों का पालन करेंगे, कानूनी विरोधी गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को क्या कर दिया, अवश्य शांत कर दिया, किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया, किंतु डूंगरपुर बांसवाड़े के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आते 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें रीट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा आपके, ठीक है। तो जो गोविंद गिरी थे, इनका जो आंदोलन बेस रहा वो कहाँ रहा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन भीलों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म सुधार आंदोलन को आरंभ किया था, जो आगे चलकर, अब देखो एक क्वेश्चन आपके ये भी बन जाएगा, पहले पूछ भी रखा है कई बार, ठीक है। लास्ट ईयर भी गोविंद गिरी पे ही प्रश्न आया था, वो प्रश्न आपके बताता हूँ, यही था, ये रहा। गोविंद गिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ के निवासी थे, तो पहली बात तो डूंगरपुर के, और डूंगरपुर में भी कहाँ से, तो बेड़सा गांव के। फिर ये प्रश्न आया था लास्ट ईयर रीट में 2018 में कि गोविंद गिरी किस जाति के थे, तो आप ध्यान रखना बंजारा जाति के थे। और यही प्रश्न 2018 के रीट में आपसे पूछ लिया गया था। वहाँ पे इनकी जाति दे दी थी पंडित, ठीक है, पुजारी, बंजारा, और दो अन्य दे रखे थे। तो अधिकांश विद्यार्थी पुजारी और बंजारे में कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो जाति वो बंजारा थी। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा एवं पुत्रों और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। तो ये इनके कहा जाता है कि निर्धन की हालत थी और उस कंडीशन में इनकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई, ये अकेले रह गए। तब इन्होंने देखा कि मैं क्या करूं, तब इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भीलों का उद्धार करूं, और उस कंडीशन में ये भीलों की अध्यात्म की ओर बढ़े और धीरे धीरे इन्होंने भीलों में भी जन जागृति लाने का प्रयास किया। तो भीलों में समाज या धर्म सुधार की जो चेतना लाने वाले कौन थे, तो आप ध्यान रखना, भीलों में जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था वो क्या था, गोविंद गिरी के द्वारा। फिर आगे हम देखते हैं, प्रेरित किया, वे सन्यासी बन गए, वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर ऐसे फेमस पर्सनैलिटी के लिए पूछ लिया जाता है कि उनके गुरु कौन थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि गोविंद गिरी के जो गुरु थे वो कौन थे, तो ध्यान रखना राजगिरी, ठीक है, साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। इन्होंने धुनी स्थापित कर एवं निशान ये भी पूछा जा सकता है, निशान क्या होता है, निशान का मतलब होता है ध्वज, फ्लैग लगाकर आसपास के क्षेत्रों के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। गोविंद गिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया, उन्हें अपनी दशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें सोचने के लिए बाध्य कर दिया था कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे एवं उन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज और धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। यानी धीरे धीरे भीलों को भी एहसास होने लगा कि हमारे में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, और वो जो कमियाँ हैं उनको हमको क्या कर लेना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, तो अब ये चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए पूरा, क्योंकि यहीं से हमारे प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप रीट या पटवार या ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जो प्रश्न बनेगा वो आपके यहीं से बनेगा। क्या क्या बनेगा उनकी सारी चर्चा मैं आपको बताता रहूँगा। गोविंद गिरी की उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण इनका भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि भगत पंथ की स्थापना किसने की थी, भगत पंथ की स्थापना, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रख लेना, गोविंद गिरी ने, ठीक है। तो भगत पंथ की स्थापना भीलों के उद्धार के लिए की थी। गोविंद गिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा और उनके अधिकारों और जागीरदार चिंतित होने लगे कि उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे। आते हुए उन उपदेशकों प्रचारकों को अपने राज्य या जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी और समाज और धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा। सन 1908 में गोविंद गिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूत और ईडर राज्य में, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में इनका इतना विरोध होने लगा सामंतों और राजाओं के द्वारा कि 8 में गोविंद गिरी ने राजपूताना छोड़कर यानी राजस्थान छोड़ करके 1910 यानी 2 साल के लिए ये जो गुजरात वाला प्रदेश है सूत और ईडर वहाँ पे काम करने लग गए, ठीक है, गुजरात चले गए थे ये। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ चले गए, तो गुजरात चले गए थे। गुजरात के कौन से प्रदेशों में इन्होंने मतलब कार्य किया, तो सूत और ईडर में। इन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनको शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहाँ के जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। तो 24 फरवरी 1910 को पालपट्टा के जो भील थे उनसे समझौता किया गया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कितनी शर्तें रखी। तो ध्यान रखना 21 शर्तों के साथ समझौता किया भीलों ने। भीलों जो भीलों के अधिकारों के संबंध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान और गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंद गिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। तो गोविंद गिरी की पहली सफलता ये थी, ठीक है। सन 1911 के आरंभ में वे डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वास आ गए। तो 1911 में वो वापस कहाँ गए, बेड़सा गाँव में आ गए। वहाँ उन्होंने धुनी स्थापित कर ली। तो ये भी प्रश्न, धुनी स्थापित कहाँ की, तो बेड़सा गाँव में जो उनका पैतृक गाँव था।
आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरंभ किया। 1911 में अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया और धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक गांव में अपनी धुनी स्थापित की। उनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए। यानी इतने फेमस हो गए, इन्होंने क्या किया कि धुनी स्थापित किया हर गाँव में, और उसी के साथ साथ इन्होंने कोतवालों को भी नियुक्त किया जो वहाँ की देखरेख किया करते थे कि कहीं कोई अंग्रेज जाके वो उनका जो क्षेत्र है धुनी का उसको समाप्त तो नहीं कर रहे, हटा तो नहीं रहे इनके आश्रम को। गोविंद गिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंद गिरी की समांतर सरकार चलने लगी। किंतु दूसरी ओर राजा और जगीरदारों दोनों के शिष्यों को उत्पीड़न भी जारी रहा। तो राजा लोग और सामंत इनके जो शिष्य थे उन लोग को परेशान भी किया करते थे। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीलों में समांतर सरकार की स्थापना करने का प्रयास या प्रारंभिक रूप किसने किया? तो ध्यान रखना गोविंद गिरी के द्वारा ये प्रयास किया गया था। बेड़सा गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। तो आपसे पूछ रहे कि गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन था? तो बेड़सा गाँव। ईडर सूत, ये जो गुजरात वाले गांव पढ़े थे हमने, ईडर सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राज्य, पंचमहल एवं खेड़ा जिले के भील वहाँ आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों व बम्बई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्र में भी फैल गया। यानी इतना जबरदस्त इनका कार्यक्रम चल गया। इनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनका सभी सामान जब्त कर लिया। उन्हें अनेक धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए भी धमकाया। मतलब इनके द्वारा जो ये भगत आंदोलन चलाया गया था उसको भी छोड़ने के लिए धमकाया गया। सामंती और औपनिवेशिक सत्ता का उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गिरी और उनके शिष्यों को सामंती और औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की ओर योजना बनाने की ओर प्रेरित किया कि क्यों न एक ऐसा राज्य बना लिया जाए जहाँ पे हम भीलों का ही पूरा साम्राज्य हो। इस तरह की बात आई। गोविंद गिरी अक्टूबर 1913 में मारवाड़ सॉरी गोविंद गिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। ठीक है, तो ये क्या है, मानगढ़ भी पूछ लिया जाता है तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना। तथा भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश वाहक भेजे। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे। साथ में राशन पानी और हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों ने सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े में पालों में युद्धों के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल्स की एक कंपनी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट की कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। तो ये डेट याद रखना, मानगढ़ पहाड़ी की 17 नवंबर 1913 पे मानगढ़ पहाड़ी पे। ठीक है, मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोपें और मशीन गनें तैनात कर दी। वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक टिक नहीं सके। भीलों ने खूब वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों के पास लेटेस्ट हथियार थे, आधुनिक थे, ठीक है, अच्छे हथियार थे, तोपें थी। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ों को घेरते हुए ऊपर पहुंची और भीलों पर अंधाधुंध गोलियां से भुनना प्रारंभ कर दिया। भीलों में भी भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे। अंग्रेज लोग कहते हैं कि केवल 100 भील मरे थे तथा 900 भीलों को बंदी बना लिया गया। इनके साथ ही गोविंद गिरी और पूंजिया को भी बंदी बना लिया गया था। ये जो भीलों के नेता थे गोविंद गिरी और पूंजिया, इनको बना लिया गया। भील आंदोलन को कुचल दिया गया। अब भील आंदोलन जब नेताओं को ही गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन कुचले गई। ठीक है, और जो लोग बाग थे उनको 900 लोग मार दिए गए, काफ़ी सारे गिरफ्तार कर लिए गए। किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंद गिरी भारी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने उनकी अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। तो कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि गोविंद गिरी भीलों में लोग किस जाति में लोकप्रिय थे? भीलों में दे देगा गरासिया या अन्य कोई जनजाति आपको दे दी जाएगी, मेर है ना, मीणा, तो आपको ध्यान रखना भीलों से संबंधित है। दूसरा आपको दे दिया जाएगा कि इन्होंने उनके अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए लोकप्रिय थे। अतः गोविंद गिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनकी जो आजीवन कारावास की सजा मिली थी उसको बाद में कितने में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 वर्ष की सजा में बदल दिया। 7 वर्ष के पश्चात इस शर्त पर रिहा कर दिया, मतलब 10 साल की सजा दी थी लेकिन 7 साल पर ही उनको रिहा कर दिया कि वे सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गाँव में रहने लगे और इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील उनके प्रवचन सुनने आने लगे। तो आपसे इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनका जो अंतिम समय वो कहाँ पे बीता? तो राजस्थान में तो ये बहुत फेमस हो ही रहते, इसलिए इनको जो अहमदाबाद यानी गुजरात वाला क्षेत्र था वहाँ के पंचमहल जिले के झालोद नामक स्थान पर, तो यहीं पे इनका ये अंतिम समय बीता। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील इनके प्रवचन सुनने को आने लगे। आगे हम पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत, जिनके बारे में जिन्होंने एक आंदोलन चलाया, लेकिन इसके लिए आपके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादातर प्रश्न भील आंदोलन से संबंधित जो आते हैं आपके
ये गोविंद गिरी से ही पूछे गए। तो ये कुछ बातें जिनको आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया कि किस जाति के थे, तो इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की, भगत पंथ की स्थापना की। तो ये कुछ नाम है। गुजरात में सूत और ईडर के प्रदेशों में रहे। राजस्थान में 8 से लेकर के 10 तक ये राजस्थान में नहीं रहे, गुजरात चले गए थे, ठीक है। इनके जीवन का अंतिम समय कहाँ बीता। तो इस तरह के विविध प्रश्न हैं जो इन पर बनने के पूरे पूरे चांस से बनते हैं, और इनमें से कई प्रश्न आए हुए भी हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो बुक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे रीट का, पटवार का, एसआई या भविष्य में आरएस या कोई भी ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें हमारे राजस्थान जीके आता है, तो यहाँ से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस बुक्स को आप पढ़िए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं बनाइए, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो सारे भी नोट करते जाइए, क्योंकि पर्सन का टाइप चेंज हो जाता है। अगर आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक फैक्ट वाला प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई आरएस या अन्य कोई ऐसी भर्ती परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पे इन्हीं से संबंधित